नमस्कार, आप देख रहे हैं Digital 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात इंडियन एयरफोर्स को लेकर आज हम करेंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना को 114 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत क्या तेजस AMCA का इंतजार करेगा, या फिर फ्रांस से राफेल खरीदेगा, या फिर रूस का Su-57 जो है उसके ऊपर भारत दांव लगाएगा। इसको समझना होगा और डिटेल से इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा उस वक्त और अहम हो जाता है जिस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान टर्की से 7 एयरक्राफ्ट लेने की तैयारी में है, और जिस वक्त हम देखते हैं कि J-31 जो कि चाइना का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बताया जा रहा है, उसको पाकिस्तान के फाइटर पायलट उड़ा रहे हैं। तो भारत के सामने, भारत की वायुसेना के सामने लगातार चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ भारतीय वायुसेना का आगे प्लान है। साथ ही में ईरान और इजराइल टेंशन के बीच अब अमेरिका आ चुका है। अमेरिका ने ईरान को साफ तौर पे कह दिया है कि अगर अब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो फिर इजराइल को रोकना हमारे बस की बात नहीं होगी। यानी कि अब घमासान मिडिल ईस्ट में छिड़ सकता है। चीन एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। चीन लगातार थल सेना, वायुसेना के बाद अब अपनी नौसेना पर काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन चीन की तैयारियां क्या सिर्फ अमेरिका के लिए, ताइवान के लिए बड़ा खतरा है, या भारत को भी होशियार रहने की जरूरत है? ये अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इंडियन एयरफोर्स में 4th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट की कमी। 114 लड़ाकू विमान के लिए जल्द जारी होगा टेंडर। राफेल या Su-56 खरीद सकता है भारत। चीन का J-20 तुर्की का कान बना सबसे बड़ी चुनौती। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स में 4th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट की कमी। 114 लड़ाकू विमानों के लिए जल्द टेंडर जारी हो सकता है। राफेल या Su-56 की तरफ भारत जा सकता है। चीन का J-20 और तुर्की का कान भारत के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। इंडियन एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की कमी है। 114 लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जल्द जारी हो सकता है। राफेल या Su-57 की तरफ भारत जा सकता है। चीन का J-20 और टर्की का कान एयरक्राफ्ट जो है, दोनों ही 5th जनरेशन के हैं, वो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर आ रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत जो अपने स्क्वाड्रन की संख्या है जो लगातार कम हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए कोई अहम मेजर डील कर सकता है। लेकिन किसकी तरफ जाएगा? क्या यूरोफाइटर की तरफ जाएगा? क्या राफेल एक बार फिर भरोसा जीत पाएगा? या फिर रूस Su-57 का जो ऑफर दे रहा है भारत उसे मंजूर करेगा? कई सवाल है, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स जल्दी से, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत एक्सपर्ट के साथ। 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की भारत को जरूरत। नॉर्थ और ईस्ट वेस्टर्न फ्रंट पर लगातार चुनौतियां जो है भारत के सामने पड़ रही है। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन है। भारत को कम से कम 42 to 44 44 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन भारत के पास सिर्फ फिलहाल 30 स्क्वाड्रन है। अभी कुछ और स्क्वाड्रन बाहर होंगे। MiG-21 के स्क्वाड्रन से मिराज की बात हम करें, MiG-29 की बात करें, ये तमाम स्क्वाड्रन को अब रिटायर करना होगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, इसी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। और लेकिन क्या भारत 114 जो फाइटर जेट्स हैं जिसकी टेंडर की बात सामने आ रही है, क्या वो भारत में बनेंगे? क्या वो AMCA तेजस हो सकते हैं, या की तरफ भारत जा सकता है? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने वाले डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, जाने माने पायलट, ग्रुप कैप्टन UK जगन्नाथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद आपको भी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन UK जगन्नाथ सर आपके साथ करूंगा, क्योंकि एयरफोर्स का मामला है और आप बड़ी बारीकी से समझा पाएंगे। सर, स्क्वाड्रन की संख्या 30 तक रह गई है, लेकिन जिस प्रकार
से MiG-21 है, MiG-29 है, मिराज है, इनके भी जल्द ही रिटायरमेंट की एज आ जाएगी। तो खबर आ रही है कि भारत 114 फाइटर जेट जो कि 4.5 जनरेशन के होंगे उन्हें खरीद सकता है। नजरें या तो राफेल पे जाती हैं, या यूरो फाइटर पे जाती हैं, या फिर SU-57 पे जाती है। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या किस तरफ भारत जा सकता है, या फिर हम AMC और तेजस का इंतजार करें सर? राजेश, इंडियन एयरफोर्स बहुत भाग्यशाली है कि देश की जनता चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स मौजूद बने। एक और अच्छी चीज जो ये है कि देश की जो जनता है या सरकार है वो टैक्सपेयर्स का पैसा भी इसके लिए मुहैया करा रही है। हाँ, टैक्सपेयर्स पैसा देते हैं, इंडियन एयरफोर्स को हवाई जहाज मिलेंगे, बेशक मिलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। ऑलरेडी भारत सरकार ने तेजस मार्क 1 इंट्रोड्यूस कर दिया है, 40 उड़ रहे हैं, 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन पश्चिमी फ्रंट पर डिप्लॉय हो गए। इसके अलावा तेजस मार्क 1A अगले साल से मिलने शुरू हो जाएंगे और उसका इंजन भी अगले साल मार्च से आना शुरू हो जाएगा अमेरिका से, F404। इसके बाद तेजस मार्क 1A जो है करीबन 83 हमें सप्लाई होंगे, यानी 4 स्क्वाड्रन उससे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद प्लान के मुताबिक ये है कि तेजस मार्क 2 की डेवलपमेंट चालू हो जाएगी और फिलहाल भारत सरकार ये प्लान कर रही है कि तेजस मार्क 2 में F414 इंजन लगाया जाएगा। ठीक है, F414 अच्छा इंजन है, 2 इंजन लगेंगे। तेजस मार्क 2 जो है इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी होंगी और फिलहाल भारत सरकार ने ये मन बना लिया है कि तेजस मार्क 2 भी करीबन 93 या उससे ज्यादा बनेंगे। अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में आस्ते आस्ते फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या बढ़कर 32, 34, 36, 38 तक पहुंच जाएगी। अब सवाल है कि तेजस मार्क 2 के बाद क्या? तेजस मार्क 2 के बाद कहानी ये है कि या तो हमें AMCA चाहिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या अब उसको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जगह फाइटर एयरक्राफ्ट बताना शुरू कर दिया है। एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बोलना शुरू कर दिया है। 114 का जो टेंडर जाएगा ये ओपन बिडिंग होगी, ग्लोबल बिडिंग होगी, दुनिया के कोई भी देश हमें सप्लाई कर सकता है। अब ऐसी चेष्टा पहले भी हो चुकी है। इसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से दुनिया के कई देश राजी हैं। रूस हमें देना चाहता है सुखोई 35, जो कि सुखोई 30 का ही एडवांस वर्जन होगा। रूस हमें देना चाहता है सुखोई 57। इसके अलावा यूरो फाइटर जो है वो यूरोपियन यूनियन हमें ऑफर कर रही है। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली बहुत कीन है कि इंडियन एयरफोर्स में यूरो फाइटर इंडक्ट किया जाए। अमेरिका जो है बहुत कोशिश कर रहा है कि हम अमेरिका से F-16 ले लें, जो कि ब्लॉक 5 अभी F-16 का उड़ रहा है वहीं पर, उसका भी एडवांस वर्जन होगा, या हम F-15 ले लें। F-15 बहुत ही शानदार ग्राउंड अटैक रोल में है। हमने अभी देखा इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान पर जो हमला किया उसमें F-15 का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अमेरिका बहुत कह रहा है कि F-18 ले लो, या F-21 नाम का एक विकल्प ऑल्टरनेट वो ऑफर कर रहे हैं, जो कि बेसिक एयरफ्रेम इंजन तो होगा F-16 का, लेकिन उसमें जो एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा होगा या एयर टू एयर रडार लगा होगा, वो F-22 रैप्टर या F-35 पे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट लगा है उसी तरह का लगा होगा। तो F-21 भी हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इंडियन एयरफोर्स जो है, देखिए मैं फाइटर पायलट के हिसाब से बोलूंगा, एक फाइटर पायलट सिर्फ यही चाहता है कि उसको एक बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाए उड़ाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए। क्या एक फाइटर पायलट को दुनिया का बेहतरीन और बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया का कोई भी फाइटर पायलट कभी ये नहीं बोलता, या फाइटर कमांडर या एयरफोर्स कभी नहीं बोलती कि उसको दुनिया का बेस्ट सबसे बढ़िया
फाइटर विमान चाहिए, हमें फाइटर विमान चाहिए। हमें फाइटर विमान जल्दी से चाहिए। 10 स्क्वाड मिल जाए वेरी गुड। 10 स्क्वाड का मतलब है 180 जहाज, और अगर उससे ज्यादा मिल जाए बहुत बढ़िया। जहां तक AMPA की बात है वो भी आने शुरू हो जाएंगे, मैं आशावादी हूँ। भारत सरकार ने टाइमलाइन दी है 10 से 14 साल का, यानी आप समझिए 2040 तक AMPA का प्रोटोटाइप इंडियन एयरफोर्स को ट्रायल के लिए मिल जाएगा। तो प्रगति हो रही है। आपने कान का नाम लिया, JF-31 का। हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चीन से JF-31 या तुर्की से कान ले सके। भूखी नंगी सरकार है, कंगाल हालत में उनकी एयरफोर्स है, उनके जेब में पैसे, अंटी में पैसे नहीं है। ठीक है डॉक्टर राम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर राम, जो बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और जिसपे बहुत कम चर्चा लोग करते हैं कि क्या कारण है कि हम मंगल पे पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, लेकिन अभी तक हम एक अच्छी क्वालिटी का फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन नहीं बना पाए। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हैरान करने वाला नहीं होता, आपने तमाम तरह की मिसाइलें बना ली जिनका दुनिया भर में नाम है, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे अग्नि हो, चाहे सरसिली हो। आपने तमाम सैटेलाइट को भी छोड़ा, आप खुद अपना नेविगेशन तक बना रहे हैं, लेकिन अभी भी हम एक फाइटर एयरक्राफ्ट का एक इंजन नहीं बना पाए। क्या इससे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है सर, या कहाँ चूक हुई है डॉक्टर साहब? राजेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मेटलर्जी है उसमें अभी हम थोड़े से पीछे हुए हैं। यही एक कारण है, न केवल हमको हवाई जहाजों के इंजन बल्कि अपने लड़ाकू विमानों के जो जहाज हैं उनके इंजन, उनके इवन जो टरबाइंस होती हैं वो भी हमको रक्षा से या दूसरे मुल्कों से खरीदना पड़ती है। सिर्फ इसी कारण से कि मेटलर्जी के क्षेत्र में हम काफी पीछे हुए हैं। मेरे अपने विचार जो है, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेटलर्जी जो आती है उसमें ये जो कुछ भी चीजें होती हैं, हालांकि वो सॉलिडिस्टिक फिजिक्स में थ्योरेटिकली होती है, इंजीनियरिंग में भी आती हैं, लेकिन हम कहाँ मात खा रहे हैं उसका मेरा अपना विचार ये है कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है डिफेंस का, अभी तक होता रहा है कहाँ, सरकारी लेबोरेटरीज में। और सरकारी लेबोरेटरीज में हमेशा जो वैज्ञानिक काम करने वाले होते हैं बहुत होशियार होते हैं, उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं, पर 60 साल की उम्र के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। इसलिए भी उन्होंने अनुभव गेन किया और वो रिटायर हो गए। अब पहली मर्तबा ऐसा काम हुआ है कि जब यहाँ प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रोवाइज करके और ये काम उनको भी सौंप दिया गया है। इस कारण क्या है कि जितने दिन का अनुभव उनके बाद रिटायरमेंट पर आता था उन लोगों को एंगेज करके अब प्राइवेट सेक्टर उनके ज्ञान का लाभ लेकर इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। अगर ये काम पिछले 10 साल पहले हो जाता तो संभवतः आज ये दिक्कत नहीं आती। मेटलर्जी में खास बात यह है कि जब आपका मल्टी रोल जो आपका एयरक्राफ्ट है, फाइटर है, ये तेज हवा में ऊपर जाता है 30-40 हजार फीट ऊपर, और वहाँ अचानक जो है बॉबलिंग होने लगता है, जो हवा के अंदर जो टर्बुलेंस होता है उसके कारण, तो उसमें जो स्ट्रेस होता है, उसमें जो तनाव आता है उसके संरचना पर, उसको वो सहन नहीं कर पाता कि टेम्परेचर एकदम कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो हमको ऐसा मटेरियल बनाना पड़ता है जिससे कि वो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सके और बहुत लो टेम्परेचर में भी अधिक नष्ट कर सके। और ये मेटलर्जी का जो फॉर्मूला है उसको बनाने की तकनीक है, यद्यपि हमारे यहाँ रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और शायद हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो। आज की तारीख में हमको स्पेस में तो ये दिक्कत नहीं आती और परमाणु बम फोड़ने में हमको दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती, उसका सीधा आंसर है, शायद वो सरकार के नुमाइंदों को पसंद ना आए, पर मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि देखिए अभी तक स्पेस में सफलता का एकमात्र कारण ये है कि स्पेस का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, स्पेस का इसरो का अध्यक्ष होता है। इधर एटॉमिक एनर्जी में भी एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होता है। तो ब्यूरोक्रेसी के कारण जो है, ये मेरे निजी विचार है, गलत हो सकते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी का कारण ये होता है, हमको भी अब निकट भविष्य में ये सोचना पड़ेगा कि डिफेंस प्रोडक्शन का सीधा ताल्लुक
किसी ब्यूरोक्रेट से ना होकर, जो ब्यूरोक्रेट का ज्ञान जो होता है तकनीकी ज्ञान नहीं हो सकता है। तो अगर वो एयरफोर्स के प्रोडक्शन में सीधे अगर वहाँ के ऑफिसर्स को लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, जैसा इसरो में होता है या एटॉमिक एनर्जी में होता है। तो रहा सवाल ये अभी तक जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब जो है इस समय जो हमको तत्काल आवश्यकता है वो है ये DEIB डाउक नाम का जो रडार चाइना ने नया डेवलप किया है। इससे वो स्टील के जो प्लेन है उनको भी डिटेक्ट कर लेता। उसका काउंटर एफेक्ट हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर अपन थोड़ा टेक्निकल लिटरेचर में जाएंगे, मिलिट्री के जो रिसर्च जनरल्स है, जो जानकारी अवेलेबल है, उसके हिसाब से ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये 4.5 जनरेशन के आप जिनकी बात कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत कम उपयोग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब ये है कि सामने वाले ने अटैक किया तो यहाँ हमारा सेंसर उसको पकड़ लेगा और ऑटोमेटिकली वो ऐसा पायलटिंग करेगा या मदद करेगा हमारे पायलट को कि वो किस एंगल पे मुड़ना है, कहाँ जाना है और किधर उसको अटैक करना है। तो मल्टी रोल सिस्टम में अब 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की हमको तैयारी अभी से करना पड़ेगी। और रहा सवाल तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए जो 114 हम प्लेन खरीद रहे हैं वे बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुराने प्लेन जो अभी हमारे पास MiG-19 है, MiG-21 है, इन सबके रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, काफी समय हो चुका है। इनके ऊपर आपने देखा होता है बहुत हो रहे हैं। तो ये मेरे विचार में हमको गंभीरता के मुद्दे को और काम करना होगा। मैं आता हूँ डॉक्टर, फिर आपके पास आता हूँ। ग्रुप कैप्टन इसके देखना सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि अगर हम टिकट मार्क 1 की बात करें, टिकट की बात करें, AMCA की बात करें, और लगभग 8 से 10 साल, मिनिमम 8 से 10 साल हमें लग जाएंगे। पूरी तरह से अगर 7 से 8 स्टूडेंट भी हम शामिल करते हैं, लेकिन अगर हम अब टेंडर भी देने जा रहे हैं किसी को, कभी 7 से 8 साल का एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन क्या दुश्मन इतने लंबे वक्त तक इंतजार कर सकता है या इंतजार करेगा? सर कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान आवाज की संख्या में हमसे आगे निकल रहा है और जिस प्रकार से चाइना खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान चाइना को पैसा दे तो ही चाइना उसको माल देगा या एयरक्राफ्ट कैरियर या फाइटर एयरक्राफ्ट देगा। चाइना खुलकर उसकी सैन्य मदद जो भी कर रहा है सर, तो इस लिहाज से भी तो चीजों को सोचना होगा आपको। जल्द से जल्द एयरफोर्स को मजबूत करने की जरूरत नहीं है सर। राजेश, अगर जल्द से जल्द एक फाइटर विमान चाहिए तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस दिन एयरफोर्स कहती है हमें चाहिए और भारत सरकार मान जाती है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं, जिस दिन भारत सरकार मान जाती है कि ठीक है एयरफोर्स को देंगे, 6 साल से 8 साल का समय लग जाता है। अब ऐसी हालत में इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का एक अब तो चीफ बन गए हैं, उनका बयान बड़ा मायने रखता है कि अगर युद्ध हुआ तो एयरफोर्स जो कुछ है उससे लड़ाई लड़ेगी। इस अगर शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। अगर शब्द का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स ये उम्मीद कर रही है हमारे विदेश मंत्री श्री S जयशंकर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल कुछ ऐसा कार्रवाई करेंगे कि आने वाले 10 साल 20 साल तक चीन से युद्ध ना हो, पाकिस्तान से युद्ध ना हो। तो जब तक हमारी एयरफोर्स मजबूत नहीं हो जाती, एयरफोर्स ये आशा कर रही है कि विदेश मंत्रालय और NSA युद्ध करने की तरफ इंडियन एयरफोर्स को झुकेंगे नहीं। हम देख चुके हैं गलवान में क्या हुआ, उसके बाद हमने डिप्लॉयमेंट की लेकिन लड़ाई नहीं लड़ी। हम एक के बाद एक सीरीज ऑफ टॉक्स करते रहे, चाहे कोर कमांडर लेवल पर हो या विदेश मंत्रालय के लेवल पर हो, लेकिन हम बातचीत करते रहे, हमने लड़ाई नहीं लड़ी। तो फिलहाल जो इंडियन एयरफोर्स की जो संख्या है उसमें हम चाहते हैं कि हम फोर्स प्रोजेक्शन करें, फोर्स को यूज करने की नौबत ना आए, ऐसा हम भारत सरकार से उम्मीद लगाते हैं। जी ठीक है सर, लेकिन दुश्मन क्या सोच रहा है इसके लिए थोड़ा उसके दिमाग को भी पढ़ना होगा।
मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूँ। इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ने लगी है। अमेरिका ने ईरान को दे डाली है सबसे बड़ी चेतावनी, दोबारा हमला किया तो इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। अमेरिका ने कहा इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को भी चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान को दे डाली सबसे बड़ी चेतावनी, दोबारा हमला किया तो इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। अमेरिका ने ईरान को दे डाली सबसे बड़ी चेतावनी, दोबारा हमला किया तो इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को दी है चेतावनी। जल्दी से अपने एक्सपर्ट के पास हम करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर अमेरिका ये कहता है ईरान को कि हम रोक नहीं पाएंगे, अगर अब आपने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल को रोकना हमारे बस की बात नहीं होगी, तो क्या मिडिल ईस्ट में एक नया घमासान छिड़ सकता है? देख रहे हैं आप क्या साहब? डॉक्टर देखिए, ईरान की जो अभी तक कोशिश रही थी वो ये रही थी अटैक करके और दूसरे मुस्लिम देशों को वो इंस्टिगेट करके वो साथ में आ जाए, मिल जाए और मिलकर अपन इजराइल का, यहूदियों का सफाया करें। पर ये जो बात थी उसकी पूरी तरह असफल हो गई है। कोई भी सुन्नी संप्रदाय के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आगे आकर उनको सिर्फ पैसे से तो मदद कर सकते हैं, वो भी मुक्त रूप से, खुल्ला खुल्ला नहीं, मानवीय आधार पर सहायता के नाम पर, लेकिन लड़ाई के मामले में वो अपने विनाश को आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इजराइल की जो असीमित सैनिक क्षमता है और जितना उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके आगे ये इवन कई मामलों में तो अमेरिका तक उससे फेंकता है। और ये कारण है कि अमेरिका अगर इजराइल ने ठान लिया है कि ईरान के ऊपर बदले की कार्रवाई करेगा तो वो चाहे सीमित हो या व्यापक हो, निश्चित रूप से करेगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि फिलहाल इस तरह का कोई युद्ध नहीं होगा और व्यापक रूप से तो नहीं हो सकता है, सीमित हो सकता है, छुटपुट सकता है, जैसे हजबुल्ला कर रहा है। हूती भी कभी कभी उतर कर, अभी पिछले हफ्ते उसने 3 जहाजों के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ आप देखिए ना, यूके की पूरी फ्लीट वहां पर मौजूद है। अमेरिका के भी कितने 10 तो उनके सेंटर्स बने हुए हैं और जहाज 2 जो विमान वहां पोस्ट जो है खड़े हुए हैं, भूमध्य सागर में खड़ा है, भारत की खाड़ी में खड़ा है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है क्योंकि मेरे अपने खुद के कुछ संबंधी अभी मर्चेंट नेवी से लौट कर आए हैं, उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो पता लगा कि वो इतना ज्यादा सैन्यकरण वहां है कि अगर गलती से भी ईरान ने अपना मूवमेंट जमीन के थ्रू किया, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, तो उसकी जो फौज है उसकी संख्या ज्यादा है, 11 लाख के करीब है, टैंकर्स भी बहुत है। तो जमीनी युद्ध में आज की तारीख में अमेरिका भी अगर सैनिकों को उतारेगा तो उससे जीत नहीं सकता, उसकी बड़ी भारी संख्या है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्योंकि इजराइल पर हमला करने के लिए उसको इतना 1100 किलोमीटर की दूरी तय करना इतना आसान नहीं है। यही एक कारण है, इजराइल कितनी भी ये ईरान कितनी भी धोस दे दे पर वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा। हाँ, ईरान के ऊपर जो हमला अगर होगा तो नाटो के देश मिलकर और निश्चित रूप से उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी एक ताजा बयान ये आया था और उन्होंने घोषणा दी थी कि हमारे पास नाती शक्ति है, हम 24 घंटे में एटम बम बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कोरी धमकी है, एटम बम बनाना इतना आसान नहीं है और बनाने के बाद उसको छोड़ना और भी कठिन है। और ये कहना कि मिसाइल है, ICBM है, वो अपनी जगह है, लेकिन एटम बम के साथ छेड़छाड़ करना ईरान की आज की ताकत में तो नहीं है। कल क्या होगा ये समय बताएगा, फिलहाल युद्ध पहलेगा मुझे नहीं लगता। राजीव लेकिन दिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और किस प्रकार से खामनेई के जो अग्रेसिव रुख है आप उसको देख रहे हैं, क्योंकि खामनेई लगातार अमेरिका को भी चेता रहे हैं, इजराइल को भी चेता रहे हैं कि, और खबरें ऐसी भी आ रही है कि उन्होंने अपनी आर्मी को खुली छूट दे दी है कि आप प्लान बनाइए और जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं देंगे तो इजराइल के ईरान के वजूद के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में अगर हमें अपना दबदबा कायम रखना है तो इजराइल को जवाब देना होगा। लेकिन क्या वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये एक बड़ी जंग की आहट हो सकती है, जो जंग अभी तक लेबनान में, गाजा में
या यमन में लड़ी जा रही है वो जंग तेहरान की जमीन पर भी पहुंच सकती है? देखिए जी बोलिए। जो मैं आपसे सवाल करता हूं जी। अगर जरा सर खमेनी देखिए वो जरा रूढ़ीवादी, खमेनी जरा रूढ़ीवादी हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो सपोर्ट मिलती है धार्मिक कट्टरपंथियों से, वो सपोर्ट तभी मिलती है अगर वो इजराइल के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करे। आईआरजी के जो कमांडर हैं उनको भी खमेनी ने खड़ा किया है। ये समझना पड़ेगा कि आईआरजी जो है ईरान की आर्मी नेवी एयरफोर्स से अलग है। ईरान की आर्मी जो है वो युद्ध करने के लिए इतनी ज्यादा लालायत नहीं है, लेकिन हाँ आईआरजी जो है जिसके भी कमांडर जो है वो पॉलिटिकली सिलेक्टेड होते हैं, थोड़ी पैरामिलिट्री टाइप है। आईआरजी के जो कमांडर है, हम रैंक सुनते हैं कि वो ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेकिन असल में वो ब्रिगेडियर मेजर जनरल होते नहीं है। उनको पॉलिटिकली सिलेक्ट करके ब्रिगेडियर बना दिया जाता है, मेजर जनरल बना दिया जाता है, वर्दी पहन लेते हैं। लेकिन ये धार्मिक रूढ़िवादिता से ग्रस्त होते हैं, तो ये भी चाहते हैं आईआरजी के जो टॉप कमांडर हैं कि हम हमला कर दें इजराइल के ऊपर। लेकिन कुल मिला के बात है कि ईरान में अभी फिलहाल माहौल ऐसा है कि पेजेश्कियान जो कि उनके राष्ट्रपति हैं और आस्ते आस्ते वो अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो थोड़ा नरम दल के हैं, वो थोड़ा मॉडरेट हैं। वो अमेरिका यूरोप जा चुके हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी पश्चिमी तरीके से हुई है और उनको मालूम है कि ईरान अगर हमला करेगा इजराइल के ऊपर तो इजराइल ने फिर से जवाब दे देना है थोड़े दिनों के अंदर। तो ये कहीं खत्म नहीं होता, टिक फॉर टैट। इसने उस पर हमला किया, उसने जवाब बदला लिया, उसने इस पर हमला किया, इसने बदला लिया। तो जो पेजेश्कियान हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल ईरान इजराइल को कोई जवाब ना दे। हाँ, अमेरिका भी दबाव डाल रहा है। अमेरिका ने अभी कल परसों ही वहां पर पश्चिम एशिया में अपने B-52 को तैनात कर दिया है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। B-52 का इस्तेमाल 15 दिन पहले अमेरिका ने किया था हुती विद्रोहियों पर बमबारी करने के लिए। तो अमेरिका दबाव डाल रहा है कि ईरान बैकफुट पर रहे। मेरा आकलन है कि ईरान इस्तेमाल करेगा हिजबुल्लाह का, हुती का इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। इससे ज्यादा डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अप्रैल के महीने में ईरान ने 300 रॉकेट छोड़े, उनमें से 6 या 8 इजराइल तक पहुंचे, जमीन पर फट गए। अभी 1 अक्टूबर को ईरान ने 180 हथियार छोड़े, उसमें से कोई 8 या 12 इजराइल में गिरे, जमीन पर गिर के फट गए, उससे 1-2 जहाज नष्ट हुए। लेकिन इजराइल की वॉर वेजिंग पोटेंशियल यानी युद्ध लड़ने की क्षमता और इजराइल की जो युद्ध लड़ने की इच्छा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हिजबुल्लाह ने ही हमला करवाया। ठीक है, लेकिन जैसा सर जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगा फर्स्ट शॉर्ट में कि क्या इस regime चेंज के बारे में अमेरिका सोच रहा है, इजराइल सोच रहा है, जिस प्रकार से आपने पेजेश्कियान की जमकर तारीफ की, लेकिन सबसे बड़ी राह में रोड़ा तो इस वक्त खामनेई है। अगर खामनेई वहां से हटते हैं उसके बाद ईरान जिस कट्टरपंथ की राह पर है उससे उसे वापस लौटाया जा सकता है, ईरान को फिर वैसा बनाया जा सकता है जैसा वो 70 के दशक में था। तो क्या अमेरिका, इजराइल इसके बारे में कोई विचार कर रहे होंगे? इवन सऊदी अरब, यूएई भी क्या इस विचार का समर्थन कर रहे होंगे सर? ईरान में आयतुल्लाह खमेनी जो है सुप्रीम लीडर हैं, इनको तख्ता परख करने की कोशिश तो अमेरिका हाँ धन्यवाद सर, आप आवाज आ रही है अब तक मेरी? चलिए मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास। एक बड़ी खबर हम ले लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर राम और सीधा ग्रुप कैप्टन नीचे देता सर के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन बना रहा रहस्यमय एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका को हर फ्रंट पर घेरने की तैयारी में थी। एयरक्राफ्ट कैरियर बुनियाद बना चुका है चीन। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास 3 है। चीन बना रहा रहस्यमय एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन बना रहा रहस्यमय एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका को हर फ्रंट पर घेरने की तैयारी में है चीन।
एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान बना चुका है चीन। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन के पास 3, भारत के पास 2, तीसरे का काम लगातार जारी है। और हम अब डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम, मैं आपके पास आऊंगा और किस प्रकार से चीन को हम आज देखें, जिस प्रकार से वो चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में लग चुका है, सबसे बड़ी थल सेना उसके पास है, सबसे बड़ी नौसेना उसके पास, लेकिन कहा जाता है कि फायर पावर में वो अमेरिका से पीछे है। तो क्या जो फायर पावर का गैप है उसको पूरा करने के लिए शी जिनपिंग अब लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा है, ताइवान के लिए खतरा है, या हिंदुस्तान को भी इससे अलर्ट होने की जरूरत है? डॉक्टर राम श्रीवास्तव, फिलहाल के माहौल को देखते हुए हिंदुस्तान के लिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोशिश की है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते थोड़े संतुलित हो जाए। लेकिन इसके पहले मैं आपको जो देवनाथ साहब से आपने पूछा था उसका उत्तर देना चाहूंगा। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर खोमेनी को हटाने का कोई प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि जो रजा दहलवी के उत्तराधिकारी है क्राउन प्रिंस, वो अमेरिका में रह रहे हैं और अगस्त 2023 में उनकी इजराइल यात्रा हुई थी और वहाँ उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात भी की थी। न केवल इतना कि उनके साथ जो है इस समय अगर आप देखेंगे तो जितने विस्थापित ईरानी हैं राजा के जमाने के, वो सब मोसाद के द्वारा जानकारी भेज रहे हैं। इसलिए ये संभावना निरस्त नहीं की जा सकती कि खोमेनी भी एक न एक दिन अमेरिकी पंजे में फंसकर जमीन पर आ जाएंगे और उसमें पूरा का पूरा सहयोग सुन्नी समुदाय के जितने भी वहां पर सुल्तान है उनका भी परोक्ष रूप से हाथ रहेगा। रहा सवाल चीन का, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को नजर अपनी पैनी रखना पड़ेगी, क्योंकि चीन की शक्ति पर आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो है अभी दिसंबर 2023 में अंतरिक्ष में एक प्रयोग किया था। उसने अपना चेंगाई 5 जो रॉकेट छोड़ा था 5 नंबर का, उसके साथ 6-7 ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट निकले थे जो कि फोर्स अमेरिकन जो स्पेस फोर्स है उसने डिटेक्ट की है, उससे मिस्टीरियस सिग्नल निकल गए थे। उन्होंने हमारे अभी जो सीमा के ऊपर भी एंटी मिसाइल टेस्ट भी किया था, जिसकी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। निश्चित रूप से चीन पीछे हट गया है, हम भी पीछे हट गए हैं। अस्थायी रूप से हमको दिखता है कि शांति हो गई है, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं शांति बरकरार रहे, लेकिन तैयारी तो करके रखना पड़ेगी हमको अपनी एयरफोर्स को और स्पेस फोर्स को खास करके। चीन का जो नया एक्सपेरिमेंट जो साइंटिफिक लिटरेचर से मुझे देखने में आया है, वो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गनें बनाई हैं और उन गनों का उपयोग जो है स्पेस में कर रहा है। तो अब वो समय आ गया है कि हमको युद्ध केवल यहाँ पर ही नहीं लड़ना पड़ेगा, स्पेस में भी आपको युद्ध की तैयारी करके रखना पड़ेगी। और वो कैसी होगी, क्या होगी, ये समय बताएगा, पर उस दिशा में हमको नजर पैनी रखकर भविष्य के लिए सिर्फ ताकत बढ़ाकर वर्तमान फौजों को सक्षम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि और क्या संभावना हो सकती है, किस तरह के नए युद्ध के प्रयोग हो सकते हैं, उनको देखना पड़ेगा। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग हमको डिफेंस में करना ही पड़ेगा। राजेश जी, ठीक है सर। और ध्रुव करते मैं आपके पास आऊंगा। एक आखिरी पॉइंट जो मुझे आपसे समझना है कि चीन लगातार अपनी नेवी पे काम कर रहा है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुके हैं, चौथे पे काम कर रहा है। अमेरिका के पास 11 बताए जाते हैं, हिंदुस्तान के पास 2 है, तीसरे पे हिंदुस्तान भी लगातार काम कर रहा है। क्या ये समुद्र के ऊपर अब एक वर्चस्व की जंग हम देख सकते हैं तमाम महाशक्तियों के बीच? सर राजेश, जहाँ तक चीन की नेवी है, इंडियन नेवी से मुकाबला करने के लिए इंडियन ओशन में क्या आएगी? शायद नहीं। अभी पीस टाइम में किसी भी वक्त आप देख लीजिए, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में चीन की नेवी के करीबन 5-6 फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, 1 या 2 सबमरीन होती हैं। तो क्या युद्ध छिड़ने पर चीन इनकी संख्या बढ़ाकर इंडियन नेवी के मुकाबले ले आएगा? देखिए, हमारी ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हमारे पास
किसी भी समय कम से कम 6 से 8 सबमरीन ऐसी होती हैं जो कि हम डिप्लॉय कर सकते हैं हिंद महासागर में। हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी नेवी में टोटल फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयर डिफेंस शिप्स की ये तादाद है जो कि किसी भी समय समुद्र में डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी रहते हैं। 140 के आसपास है। तो चीन की नेवी हमारा मुकाबला हिंद महासागर में कभी नहीं कर सकती है। हाँ, न्यूसेंस वैल्यू होगी। क्या वो अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे? नहीं। अगर वो ऐसी गुस्ताखी करेगा कि स्टेट ऑफ मलाक्का के तरफ से बे ऑफ बंगाल में एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दे, तो राजेश उससे इंडिया की एयरफोर्स के जो पायलट हैं हम तो खुशी के मारे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि हमें डुबाने के लिए दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा। एयरफोर्स के पायलट वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र अर्न करने के लिए छलांगे मार रहे हैं। ओके, लेकिन नजर बना के रखनी होगी क्योंकि चीन बड़ी तेजी से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और ये खतरा अमेरिका के लिए अकेले नहीं है। जापान, फिलीपींस, ताइवान के साथ शायद भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ध्रुव कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो आज डिफेंस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।